हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ एपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। इस सोशल सिक्योरिटी में हमारी 6 लेजिस्लेशन है, 6 एक्ट हैं, ठीक है, जिसमें 5 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट एक्ट है, 6th, ठीक है। जितने भी हमने आज तक एक्ट पढ़े हैं वो सारे क्या थे? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए थे। यही एक इकलौता एक्ट है जो किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनमें से 90% से ज़्यादा कौन से वर्कर्स हैं? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है। तो आप देख लो कि सरकार 10% के लिए तो इतने सारे एक्ट बना रखी है, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो कि 90%, आप देखो 90% से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं ना, वो क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, और उनके लिए सिर्फ एक एक्ट है। तो आप देख सकते हो क्या हाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर रहेगा द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ठीक है। ये 2008 में आया। तो इसमें क्या याद रखना है? इसमें चैप्टर कितने हैं? तो 6 चैप्टर हैं इसमें। सेक्शन कितने आएंगे इसमें? तो सेक्शन है 17। ये सबसे छोटा एक्ट है, ठीक है। पूछ लेते हैं चैप्टर कितने हैं। तो चैप्टर हमारे पास 6 हैं और सेक्शन कितने हैं? तो 17 है। याद रखना है इन्हें, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या बात करता है, उसके अंदर डेफिनेशन दी होती है, शॉर्ट टाइटल दी होता है, कहाँ कहाँ लागू होगा ये दिया होता है, ऑब्जेक्टिव दिया होता है, ठीक है। चैप्टर सेकंड हमारी क्या बात करता है कि फ्रेमिंग कैसे होगी स्कीम्स की, फंडिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करा गया है। चैप्टर थर्ड हमारा बात करता है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के बारे में, ठीक है। फोर्थ हमारा बात करता है स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के बारे में, फंडिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, रिकॉर्ड कीपिंग बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें ना 3 चीज़ों को आप याद रखना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। फिर वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर। फिर जो हमारा 5th चैप्टर है वो बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। फिर हमारा चैप्टर 6 बात करता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आ जाएगा? पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू गिव डायरेक्शन, वैकेंसीज अगर हैं तो फिर कैसे प्रोसेस चलेगी, पावर टू मेक रूल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर टू मेक रूल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी रूल्स क्या हैं, सेविंग ऑफ सर्टन लॉज क्या है, पावर क्या है डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने की। अब आते हैं हमारे 2 शेड्यूल। इस एक्ट में कितने शेड्यूल हैं? 2, जिसमें से फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई है स्कीम्स कि इस एक्ट के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए कौन कौन सी स्कीम है, और ये स्कीम को मॉडिफाई कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और स्कीम भी ऐड कर सकता है, ठीक है। शेड्यूल सेकंड में क्या बात करी गई है? इसमें कुछ एक्ट मेंशन है। वो एक्ट कैसे हैं? वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिले हुए एक्ट हैं, ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करते हैं। तो चलिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये किस लिए आया है? ये वेलफेयर के लिए आया है। किसके वेलफेयर के लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, ठीक है, जो ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं हैं, उन सेक्टर के लोगों के वेलफेयर के लिए ये वाला एक्ट आया है, ठीक है। अब इसको याद रखना कब आए? 2008 में। अब हम देखते हैं चैप्टर 1, जिसमें हमारा दिया हुआ है कि ये एक्ट कहाँ पे लागू होगा। तो ये पूरे इंडिया में लागू होगा, ठीक है, पूरे इंडिया में लागू होगा ये एक्ट, और नोटिफाई कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें ना कुछ डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है। जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन होगा? जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को चला रहा है। अब एम्प्लॉयर को आप ऐसे समझो, ये एक आपकी दुकान है, दुकान पे आपको एक लड़का की ज़रूरत है, तो आप उसको क्या करोगे? हायर करोगे, तो आप क्या होगे? एम्प्लॉयर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हायर करना क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर। अब हम बात करते हैं होम बेस्ड वर्कर्स की। होम बेस्ड वर्कर को आप इस तरीके से समझो, एक कोई कपड़े बनाने की छोटी सी दुकान है, वो दुकान ना होके वो अपने घर पे काम कर रहा है। जो इस दुकान का मालिक है ना, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दुकान ले, तो वो क्या है? अपने घर पे काम कर रहा है। अपने घर पे ही वो 2 या 3 लोगों को हायर कर लेगा हैंडलूम्स बनवाने के लिए या बीडी रोलर के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? होम बेस्ड वर्कर। फिर एक आता है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? जब वर्कर, अनऑर्गेनाइज वर्कर अपने आप को रजिस्टर कराता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या देता है? एक डॉक्यूमेंट देता है या सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी कार्ड, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो क्या है? अनऑर्गेनाइज वर्कर है। फिर जो इस एक्ट के अंदर जो बेनिफिट मिलेंगे वो इस वर्कर को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है नेशनल बोर्ड। अब इसी एक्ट में 2 बोर्ड होते हैं, एक होता है नेशनल बोर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, एक होता है स्टेट बोर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी,
ये दो तरीके के बोर्ड्स होते हैं। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया? ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें प्रॉपर चीज़ें डिफाइन है वो ऑर्गेनाइज हो गया। प्रिस्क्राइब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है रजिस्टर्ड वर्कर। रजिस्टर्ड वर्कर मतलब उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके रजिस्टर करवा लिया अपने आप को कि मैं एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हूँ, मैं एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हूँ, ठीक है। शेड्यूल हमने देखे कि इसमें 2 शेड्यूल हैं। स्टेट बोर्ड हमने पता ही कर लिया कि क्या है, एक स्टेट बोर्ड बनता है स्टेट के लेवल पे। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एक होम बेस्ड वर्कर और एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। इसमें अलग अलग कैटेगरी में रखा है इसे, ठीक है, याद रखने से। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या हो गया? खुद का अपना काम जिसने स्टार्ट कर लिया, या खुद कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प से काम करने नहीं जा रहा, खुद ही किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है डेली वेजेस के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर आ गया, किसी ने शॉप वगैरह खोल ली, या हैंडलूम्स का काम, या बीड़ी रोलर वगैरह, ठीक है, ये सब क्या हो गए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। ऑर्गेनाइज वर्कर जो इन एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, बीड़ी रोलिंग का काम कर रहा है, हैंडलूम्स में काम कर रहा है, जो उनको वर्कर्स बोल देंगे। फिर आता है हमारा वेज वर्कर्स। वेज वर्कर्स क्या होता है? अब 3 हो गए आपके पास, एक होम बेस्ड वर्कर, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, एक वेज वर्कर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेज वर्कर्स की। वेज वर्कर्स कौन से वर्कर्स होंगे? जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे, पर वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो देखो, अब क्या है, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये है वर्कर। इस वर्कर को या तो कॉन्ट्रैक्टर इस काम के लिए हायर करवाएगा, या एम्प्लॉयर सीधा खुद इसको हायर कर लेगा, तो उसे क्या बोल देंगे हम? वेजेस वर्कर। अब इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे आप? जैसे होम बेस्ड वर्कर था, होम बेस्ड वर्कर को सैलरी किस हिसाब से मिलेगी? जितना वो काम करेगा, जितनी वो बीड़ी को रोल करके जितने पैकेट बना देगा, उस पैकेट पर पीस के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का होगा कि जितना वो प्रॉफिट कमा लेगा, एक दुकान खोल ली आपने, तो आप किस में आ जाओगे? सेल्फ एम्प्लॉयड में। अब उससे जितना आपको रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपकी इनकम हो जाएगी। वेज वर्कर में क्या होगा? वेजेस में क्या होगा? जितनी उसको सैलरी मिलेगी पर मंथ या पर डे, ठीक है। तीनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2, जो कि हमारा बात करता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में। तो इसकी पहले हम फ्रेमिंग देखते हैं। स्कीम्स की फ्रेमिंग कैसे होगी? तो स्कीम को फ्रेम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाएगा। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, तो इसे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं 4 कामों पे लॉ बनाएगी या कोई स्कीम बनाएगी। तो फर्स्ट कौन सा है? लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, ठीक है। लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर पे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट पे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्कीम। ओल्ड एज प्रोटेक्शन पे स्कीम कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी अदर बेनिफिट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस पे रूल मुझे या इस पे स्कीम मुझे बनानी चाहिए, तो वहाँ भी कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, और कोई भी एरिया जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे स्कीम या लॉ बनाना चाहिए, तो वहाँ काम बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये याद रखना है चारों चीज़ें, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम सुटेबल वेलफेयर स्कीम्स बना सकती है अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। किस किस मामले में? प्रोविडेंट फंड के केस में, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट के केस में, हाउसिंग के केस में, एजुकेशनल स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन के लिए, स्किल अपग्रेडेशन फॉर वर्कर के लिए, फ्यूनरल असिस्टेंस के लिए, ओल्ड एज होम के लिए, ठीक है। अब देखो, ओल्ड एज की प्रोटेक्शन के लिए स्कीम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ओल्ड एज होम के लिए कौन बनाएगा? हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये इस एक्ट में मेंशन है चीज़ें, और इसी पे क्वेश्चन बनता है कि किस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और किस पे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी। सॉरी, मैं बार बार लॉ बोल रही हूँ, स्कीम कौन बनाएगा। तो आपको याद रखना है, इन 4 केस पे बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और इन सारे केस पे बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। याद रहेगी आपको? नहीं रहेगी तो भी रखनी पड़ेगी, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। अब हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, जो लाइफ एंड डिसेबिलिटी का केस हो गया, हेल्थ वाला एंड मैटरनिटी वाला हो गया, उन पे जो स्कीम बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कैसे पैसा, उसमें स्कीम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? या तो वो फुली फंडेड होगी,
किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर पार्शली होगी, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हमने पढ़ी हुई ना, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है और सेंटर सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, ठीक है। तो ये वही वाली बात चल रही है। फिर आता है तीन लोग फंड करेंगे स्कीम में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इस तरीके से फंडिंग चलेगी। अब इसमें देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है उसके अंदर क्या क्या मेंशन करेगी वो। तो उस स्कीम का स्कोप क्या है, बेनिफिशरीज कौन कौन रहेंगे उसके, कि एज 14 से लेके 16 तक चलेगी, या ये स्कीम किसको बेनिफिट करेगी, वुमेन के लिए है या किसके लिए है, ठीक है। रिसोर्सेज बताने पड़ेंगे स्कीम के, कौन सी एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, जैसे इसमें काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अब इस स्कीम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो चीज़ें कैसे हल होंगी वो भी बतानी पड़ती हैं, ठीक है। और कोई अदर एक्स्ट्रा मैटर है तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 हमारा बात करता है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको कौन बनाता है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आएगा तो इसका चेयरपर्सन कौन रहेगा, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन होगा इसका, जो भी इसका डायरेक्टर जनरल होगा ना वही हमारा सेक्रेटरी होगा, ठीक है। इसके अंदर 34 मेंबर होते हैं। अब देखते हैं ये 34 में से 7 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, 7 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्लॉयर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयर को, ठीक है। फिर 7 मेंबर आएंगे एमिनेंट पर्सन, जो सिविल सोसाइटी में बढ़िया काम कर रहे हैं वो वाले। फिर इसमें 2 मेंबर आ जाएंगे लोकसभा से, 1 मेंबर आ जाएगा हमारे राज्यसभा से, ठीक है। 5 रिप्रेजेंटेटिव किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब इसमें ना 5 मेंबर आ जाएंगे जो मिनिस्ट्रीज है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें से या डिपार्टमेंट में से। फिर 5 मेंबर किस में से आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में से, ठीक है। अब इस बोर्ड की टर्म कितने साल की होगी, तो ये बोर्ड बनता है 3 साल के लिए, ठीक है। मीटिंग कितनी होगी, साल में 3 बार तो मिलो एटलीस्ट, ठीक है। अब इस बोर्ड के फंक्शन क्या होंगे, तो ये रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सूटेबल स्कीम्स हैं जो डिफरेंट सेक्शन के अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए बढ़िया रहेगी। तो रिकमेंड कौन करेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए स्कीम्स नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर एडवाइस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी मैटर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के उन पे, मॉनिटर करेगा सोशल वेलफेयर स्कीम को, ठीक है। रिव्यू करेगा रजिस्ट्रेशन कितना हो गया है, किस प्रोग्रेस में चल रहा है, कितने आइडेंटिटी कार्ड इशू हो गए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। रिव्यू करेगा रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन को जो कि स्टेट लेवल पे परफॉर्म होते हैं उनको, रिव्यू करेगा कितना एक्सपेंडिचर हो गया वेरियस स्कीम में, ठीक है। तो एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा जिसको बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 34 मेंबर होंगे, जिसका चेयरमैन हमारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, ठीक है। और इसके अंदर इसका काम क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताएगी, उसके बारे में एडवाइस देगी, रिकमेंड करेगी और जो जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको रिव्यू करेगी, ठीक है। ये काम हो गया उसका, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना अच्छे से। अब हम बात करते हैं स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होता है उसी तरीके स्टेट में स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होता है। जैसे हरियाणा में बनाना होगा तो हरियाणा सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, ठीक है। वो कौन बनाएगा, हरियाणा की गवर्नमेंट बनाएगी। फिर उसका चेयरमैन कौन होगा, चेयरपर्सन कौन हो गया उसका, जो हरियाणा के अंदर लेबर मिनिस्ट्री है उसका हेड, ठीक है। तो लेबर मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन हो जाएगा। इसका सेक्रेटरी भी होता है एक लेबर सेक्रेटरी, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 28, ठीक है। उसमें से 7 आएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर, 7 आ जाएंगे हमारे एम्प्लॉयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, 2 हमारे आ जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर, 5 हमारे सिविल सोसाइटी के एमिनेंट पर्सन आ जाएंगे और 5 हमारे आ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के लेबर वाली मिनिस्ट्री के या अदर मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है। अब देखो इसकी टर्म कितने साल की होगी, 3 साल की। कितनी बार मिलना है इन्हें, कब कब मिलना है इनको, क्वार्टर में 1 बार, मतलब कि 4 महीने में 1 बार मिलना है इनको। तो वही 3 मीटिंग हो जानी चाहिए 1 साल में।
फंक्शन क्या रहेगा स्टेट बोर्ड का? स्टेट बोर्ड रिकमेंड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि कौन कौन से सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या क्या स्कीम बनानी है, एडवाइस देगा उस मैटर पे, मॉनिटर करेगा जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, रिकॉर्ड कीपिंग जो कर रहे हैं उनको रिव्यू करेगा, रजिस्ट्रेशन देखेगा कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है, वो सब काम कौन देखेगा? स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड बाद में किसको बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की। अब स्टेट ने क्या है, हरियाणा की स्टेट ने मान लो प्रोविडेंट फंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बनाया है, ठीक है, तो उसमें वो फंडिंग कैसे करेगा? तो वो या तो 100% खुद फंडिंग कर दे या फिर 50% खुद कर दे या 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ले। ठीक है, फिर जो रिकॉर्ड होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के या सर्टिफिकेट जो होते हैं वो इशू कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिकॉर्ड भी कौन रखेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पर स्टेट क्या है, डायरेक्ट कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट की जो पंचायत है वो भी रिकॉर्ड रख सकती है रूरल एरिया में, और जो लोकल बॉडीज़ हैं हमारी अर्बन एरियाज़ में वो भी रिकॉर्ड रख सकती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनसे रखवा सकती है। ठीक है, फिर एक वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर होता है जिसको सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तरीके का मतलब आप ऐसा मान लो इन्फॉर्मेटिव सेंटर है, यहाँ जाके आप इन्फॉर्मेशन ले लोगे कि मैं एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हूँ तो मैं बेनिफिट किस तरीके से लूँ, क्या स्कीम चल रही है, कैसे एप्लीकेशन फाइल करूँ, तो वो जो भी चीज़ें होंगी वो वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर में जाके अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर पूछ सकता है। ठीक है, अब ये बेहद इम्पोर्टेंट, कौन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होगा? कोई भी इंसान जो 14 ईयर का है ना, जिसकी एज कितनी कंप्लीट होगी? 14 ईयर, वो क्या है, इस रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। उसको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर हूँ और इस जगह काम करता हूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर है ना वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा तो उसे एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, वो आइडेंटिटी कार्ड उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी देगी। ठीक है, वो एक तरीके का यूनिक नंबर होगा। अब देखो, जैसे हमने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट पढ़ा तो उसमें कुछ पैसा एम्प्लॉय डाल रहा था, कुछ पैसा एम्प्लॉय डाल रहा था। ठीक है, उसी तरीके से कुछ ऐसी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करने के बाद ही उसे उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें भी लागू होता है। दूसरा क्या है इसमें, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है और उसमें बोला है कि सेंटर या स्टेट भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगी तो उनको रेगुलरली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस स्कीम में। अब हम देखते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नेशनल जो बोर्ड है उसको कुछ डायरेक्शन दे दें या स्टेट बोर्ड को कुछ डायरेक्शन दे दें। ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये देखो, ये सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 बोलता है कि अगर नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ने कुछ फंक्शन या कुछ काम करा है उसको हम इनवैलिड नहीं मानेंगे। किन केस में? एक तो वैकेंसी हो गई है और दूसरा कुछ डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बोर्ड, तो उस केस में हम उसके द्वारा करे गए फंक्शन को इनवैलिड नहीं मानेंगे। ये याद रखना, कहीं उसमें बोल दो कि अगर वैकेंसी हो या कुछ डिफेक्ट हो तो उसने जो फंक्शन करा है उसको इनवैलिड कर देंगे, नहीं, उसने फंक्शन करा है वो वैलिड ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स में चेंजेस कर सकता है, रूल के एरियाज़ को एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन के रूल हैं उनको चेंजेस कर सकता है, रिकॉर्ड कीपिंग कितने साल का रखना चाहिए उसमें चेंजेस कर सकता है, फंक्शनिंग ऑफ वर्कर किस तरीके से होनी चाहिए, कितने फैसिलिटेशन सेंटर होने चाहिए, वो सब पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अगर वो पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर कर रहे हैं तो वो सारी पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसी तरीके की पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाती है। आप इसको अच्छे से देख लेना, मैंने बता दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो सेक्शन 15 क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ चेंजेस करता है इस एक्ट में तो वो चेंजेस पहले कहाँ जाने पड़ेंगे? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पहले पार्लियामेंट से इनको परमिशन अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है तो उसे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मैटर उठाना पड़ेगा,
फिर वो बताएंगे कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड रूल मेकिंग पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो रूल में कोई चेंजेस हो गए वो भी कौन देखेगा? पार्लियामेंट। अब ये देखो 16 नंबर सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, जैसे हमने देखा था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो हमने बोला था कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में आएगा ना वो ESIC एक्ट में नहीं आएगा। ये जो ESIC एक्ट में आ गया है वो मैटरनिटी बेनिफिट के एक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं लेगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, मान लो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, वो बेनिफिट ले रहा है, इस एक्ट के अंदर भी बेनिफिट ले रहा है, और वो बेनिफिट ले रहा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, ठीक है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, इन दोनों में बेनिफिट ले रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, वो दोनों में बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? सेविंग ऑफ सर्टन लॉज, दो एक्ट में भी आप बेनिफिट ले रहे हो तो आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 की। इसमें है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। अब इस एक्ट में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं, कुछ क्लोज हैं जो अच्छे नहीं हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके का कुछ काम हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, नोटिफाई करके बोलेगी कि इस क्लोज को या इस जो डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। बट एक चीज़ याद रखना, इसमें जो है ना डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने का कुछ टाइम पीरियड होता है, विदिन 2 ईयर। विदिन 2 ईयर के अंदर रिमूव कर दो उसे। जैसे 2008 में लागू हुआ तो 2010 तक जो भी डिफ़िकल्टी आई है 2 साल में विदिन 2 ईयर रिमूव कर दो, अदरवाइज उसके बाद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट याद रखना है। अब ये शेड्यूल 1 जो कि इस एक्ट में 2 शेड्यूल मेंशन है, तो उसमें से शेड्यूल फर्स्ट पढ़ते हैं हम, जो कि है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कौन सी अनऑर्गेनाइज वर्कर को मिली हुई है, और इस पर PYQ भी है, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद रखना है। पूछ लेते हैं, 4 स्कीम दे देंगे आपको कि कौन सी स्कीम इसके अंदर है और कौन सी नहीं है, तो याद रखनी है हमें। तो फर्स्ट स्कीम है हमारी फर्स्ट स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। सेकंड है फिर है हमारी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। फिर है हमारी जननी सुरक्षा योजना। फिर है हमारी हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम, हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम्स, पेंशन टू मास्टर क्राफ्ट पर्सन्स, नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन एंड ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। फिर हमारी जन श्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये हमारी स्कीम आ जाती हैं 10। फिर इसी के शेड्यूल 2 में कुछ एक्ट मेंशन करे गए हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो वो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं MCQs, और ये दोनों हैं PYQs, EPFO में पूछे हुए 2023 के, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? हाउ मैनी मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये दोनों क्या हैं? PYQs हैं EPFO की 2023 के, ठीक है। तो हमारे कितने हैं? 34 मेंबर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका D। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ नॉट ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। अब देखो, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हमने अभी देखा, ये भी था। जनश्री बीमा योजना, ये भी था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी था। क्या नहीं था? C, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, ये इस एक्ट के अंदर स्कीम नहीं है, तो आंसर हो गया इसका C। तो जो हमने 10 स्कीम्स पढ़ी हैं वो अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर हम कुछ और MCQs देखते हैं इसी एक्ट में। द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट केम इनटू फोर्स 2008 में, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन दिस एक्ट। तो हमने देखा सेल्फ एम्प्लॉयड देखा, होम बेस्ड वर्कर देखा, वेजेस वर्कर भी देखा। तो क्या नहीं था इसमें? C, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई थी। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो वो हमारी है 14 ईयर, C। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इश्यूज़ द आइडेंटिटी कार्ड
विद ए यूनिक नंबर टू रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज वर्कर, तो ये हमारा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये एक तरीके का उनको आइडेंटिटी कार्ड देगा। फिर हम 6th क्वेश्चन देखते हैं, विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग स्कीम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, तो वो हमारा था नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ये रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनके लिए रूल बनाओ, ठीक है। इसी के साथ हमारे 6 के 6 एक्ट आज कंप्लीट हो जाते हैं। कल से हम स्कीम्स देखेंगे। और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।